स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विमल सी कुमार स्वागत करता हूं आपका सीएमजे प्रखर ई लर्निंग में। ये क्लास आपको इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में समझने में मदद करेगा। बात आती है कि हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है। करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो कर रहा है, लेकिन जहां अपोजिट मोशन होगा वहां हीट जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि पाम को रब करते हैं तो इससे भी हीट जनरेट होती है। यहां फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, यहां फ्रिक्शन काम कर रहा है और इसके कारण हीट जनरेट हो रही है। अब यदि हम बात करें कंडक्टर की, ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर जैसा मैंने बताया था जिससे करंट फ्लो कर सकती है, तो इसके अंदर काफी सारे, ये एक मेटेलिक वायर हो सकता है और इसके अंदर काफी सारे उस मेटल के एटम्स होंगे। ये सारे एटम्स काफी छोटे छोटे एक साइज के इसमें एटम्स होंगे। अब ये एटम एक दूसरे से एटॉमिक बॉन्ड से बंधा हुआ है। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम जनरेट करेंगे? बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ एप्लीकेशन। सोर्स ऑफ ईएमएफ कहने का मतलब बैटरी हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हमने यहां पर एक सेल को कनेक्ट किया और जब सेल कनेक्ट होगा तो यही ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है और यह जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके बीच में, और यहां से जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा तो यह हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करने का कारण है कि जितना रेसिस्टेंस होगा उतना हीट जनरेट होगा। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटेलिक कंडक्टर। ऑल द कंडक्टर्स, let it be aluminium, copper or any conductor, यह हीट जनरेट करेगा ही। जो बेहतर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वहां हीट जनरेट कम होगी, और जो थोड़ा सा बैड कंडक्टर है उसमें हीट जनरेट ज्यादा होगी। और जब हीट जनरेट होगी तो यह हीटिंग इफेक्ट हमारे कई कामों में आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने जनरेट किया वह दो काम में आया। एक तो हीट जनरेट करने में और दूसरा रेसिस्टेंस को ओवरकम करने में, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मोशन हमारा चलता रहे, फ्लो ऑफ चार्ज हमारा होता रहे। तो यह एनर्जी यूटिलाइज हुई और इसी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक गैजेट में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे आपका फैन है। फैन में भी आप देखोगे जब कुछ देर तक फैन चलता है और उसके बाद उसके बॉडी को आप टच करते हो तो वह थोड़ा हॉट हो जाता है, यहां तक कि स्विच भी होती है वो भी गर्म हो जाता है। इसलिए स्विच के ऊपर एक मेटेलिक कवर दी जाती है ताकि यह हॉटनेस पता नहीं चले। अब हम बात करते हैं कि यदि आई करंट फ्लो कर रहा है, आई इज अमाउंट ऑफ करंट इन अ वायर। यदि आई करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के क्रम में मेटल में हमने क्या देखा कि रेसिस्टेंस इज आर एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। R is resistance of conductor and V is potential difference। अब कितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है ये भी मान लें हम, t टाइम तक चार्ज Q को फ्लो करने में टाइम T लग रहा हो। इफ
the charge q flows for time t, then एनर्जी की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, यदि हम देखें टाइम से मल्टीप्लाई कर दें करंट को IT, तो ये हो जाएगा आपका V इंटू क्यू। दिस इज द, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आप दूसरे ढंग से समझें। पोटेंशियल डिफरेंस V है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क, और टोटल चार्ज Q है। तो Q से यदि इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, एंड दिस इज द प्लेस वेयर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। सो VQ इज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द करंट। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द करंट। तो ये VQ हो गया। अब यदि हम पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर। तो यहां पर हम पावर की बात करते हैं, एनर्जी आपकी इतनी है, और पावर के लिए यह VQ अपॉन T हो जाएगा। अब Q अपॉन T के लिए आपको मालूम है कि हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। सो दिस पावर इज इक्वल टू V इंटू I, ये पावर हो गया। अब पावर को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, एनर्जी हो जाएगी। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज हीट एनर्जी। अब पावर क्या था, VI, और इसको हमने T से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दिस इज इक्वल टू VIT। तो एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज V इंटू I इंटू T। अब ओम्स लॉ से आप देखें क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ या यूजिंग ओम्स लॉ, V अपॉन I इज इक्वल टू R, और V इज इक्वल टू IR। अब IR को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे V की जगह पर, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IR है, तो IR इंटू IT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये क्या हुआ, हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज किया हमने, और यही जूल्स लॉ है। जो कि हीट एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। अब आप यहां पर देखें कि बात हम कर रहे हैं हीट एनर्जी की, तो हीट प्रोड्यूस किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, जो करंट हम दे रहे हैं उस करंट के स्क्वायर पावर के प्रोपोर्शनल है। अगेन दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। These are the three factors, current, resistance and time, that decides the amount of heat produced in a conductor. अब यदि हमने करंट फ्लो किया, ये कंडक्टर है, इसमें हमने करंट फ्लो किया, तो इसके नेचर के बेसिस पर यह बहुत ज्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाएगा इफ इट इज गुड कंडक्टर।
इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम मेटल, जो भी हम एलॉय यूज करें, उस एलॉय में रेसिस्टेंस ज्यादा हो ताकि हीट प्रोड्यूस हमें ज्यादा मिले। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हम यूज करते हैं टंगस्टन, इसके मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं और इसकी रेजिस्टेंस भी एप्रिसिएबल होती है। तो जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट उससे जा रहा है, तो यह हीट तो जनरेट कर रहा है और हीट एप्रिसिएबल क्वांटिटी में यह हीट जनरेट कर रहा है। तो इसके बेसिस पर टंगस्टन से लाइट इमिशन की बात हम सोच सकते हैं, क्योंकि हीट जनरेट हुआ और उसी हीट से यह ग्लो होती है उसके फिलामेंट में, और वह फिलामेंट आसानी से मेल्ट नहीं होता है क्योंकि 338 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसलिए टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। अब हम बात करते हैं नाइक्रोम की। यह निकेल एंड क्रोमियम का एक एलॉय होता है, लेकिन इसकी रेसिस्टेंस फिर ज्यादा होती है। अब रेसिस्टेंस ज्यादा है तो यह हीट जनरेट करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम तो हम एक टाइम जो भी यूज कर रहे हैं फॉर 30 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वह तो यूज करना ही है। तो इस टाइम के बेसिस पर, इस हीट के जनरेशन के बेसिस पर हमने नाइक्रोम को एक सुटेबल एलिमेंट लिया जो कि इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, और इससे हम हीट जनरेट करते हैं। और जब हीट जनरेट होता है तो कपड़े की सतह के रिंकल्स को, सिलवट को हटाने में ये काम आता है। अब हम बात करते हैं कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी यूज करने लगे। नहीं तो पहले और अभी भी कई डिवाइस में फ्यूज का यूज होता है, जिस फ्यूज में एक वायर होती है, कनेक्टिंग वायर होती है। मान लें कि ये एक फ्यूज का हिस्सा है और इस फ्यूज के हिस्से में ये वायर कनेक्टेड होती है। इस वायर में काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या मेल्टिंग पॉइंट यूं डिसाइड किया जाता है कि जितना करंट इससे पास करना है वह करंट तो पास करे तो इट्स ओके, लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू ज्यादा हो, ये यहां से मेल्ट हो गया और ये सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हुआ तो सुपरफ्लुअस करंट जो था, एक्स्ट्रा करंट जो था, वह आपके आगे के सर्किट को डैमेज नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज द रीजन कि हम क्या करते हैं, फ्यूज को अप्लाई करते हैं ताकि सर्किट हमारा कंटिन्यूअस तो रहे, लेकिन एक लिमिटेड, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ करंट के साथ। जैसे ही करंट बढ़े ये खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। अब इलेक्ट्रिक पावर में आपने देखा P इज इक्वल टू V इंटू I, और यदि आप देखें V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, इसे स्क्वायर कर दें तो इधर भी स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IR इंटू I। अब V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर R। लेकिन यदि इसे हमने स्क्वायर लिखा तो R से डिवाइड भी कर देना होगा, तो दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं पावर के लिए। तो पावर के लिए चाहे तो आप VI यूज कर दो, I स्क्वायर R यूज कर दो, ये पावर हो गया। पावर को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो जाएगी, P इंटू टी। अब पावर के यूनिट की यदि हम बात करें तो पावर की यूनिट क्या होगी, V की यूनिट और I की यूनिट। V की यूनिट वोल्ट और I की यूनिट एम्पियर। सो वोल्ट
इंटू आम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 आम्पियर इज इक्वल टू 1 वॉट। ये जेम्स वॉट के नाम पर पावर की यूनिट वॉट दी गई। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट into 1 ampere. That is, if 1 ampere of current flows between the circuit having potential difference 1 volt, 1 watt of power is said to be consumed. This is the definition of watt. अब हम बात करते हैं, watt तो एक छोटी यूनिट है और 1 watt is very small unit, इसलिए इसे हम 1000 के टर्म में या लैख के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 के टर्म में करेंगे तो ये किलोवाट हो जाएगा। 1000 वॉट इक्वल टू किलोवाट, 1 किलोवाट। और इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसमिशन सर्किट की बात करते हैं, तो वहां मेगावाट की बात आती है। दैट इज 10 रेज टू द पावर 6 वॉट इज इक्वल टू 1 मेगावाट। ये बिगर यूनिट है, लेकिन अभी हम कंसंट्रेट करेंगे किलोवाट पर। अब आपने सुना होगा कि 200 यूनिट बिजली हमने कंज्यूम की, 200 यूनिट बिजली के लिए हमें इतने पैसे देने हैं। 300 हो गया तो वो 200 का लिमिट क्रॉस हुआ तो थोड़ा बढ़ा हुआ अमाउंट हमें लगेगा, तो 300 यूनिट के लिए ये चार्ज होगा। यदि 700 यूनिट हो गया तो 500 तक का चार्ज, इसके बाद 200 का एक्स्ट्रा चार्ज प्लस सरप्लस चार्ज वो हमें देना होता है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूनिट किसे कहते हैं? यह यूनिट का कंसेप्ट इधर से ही किलोवाट आवर से आता है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और हम इलेक्ट्रिसिटी के किस फॉर्म को यूज कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो इसे हमने एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जैसे ही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, दिस इज व्हाट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर को यदि हम कन्वर्ट करें तो वाट आवर में, वाट सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 1। अब आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं कि एग्जाम में कि आपने 100 वॉट के बल्ब को जलाया फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए 100 वॉट के बल्ब को जलाया, प्लस आपने इलेक्ट्रिकल प्रेस का यूज किया जो 500 वॉट का है, और ये आपने 4 आवर तक यूज किया। इलेक्ट्रिकल मोटर जिससे पानी हम चलाते हैं, ये 1.5 किलोवाट का है या 1500 वॉट का है, जो भी आप कहें, 1500 वॉट का है, और इसे आपने 1 आवर तक चलाया। फिर और भी मिसलेनियस अप्लायंस आपने यूज किया, से फॉर एग्जांपल फैन, कूलर, एसी यूज किया, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मंथली एग्जम्पशन कितना होगा? ये यदि हम इनटू करते हैं, दिस इज 1000, दिस इज 2000, दिस इज 1.5, सभी को हम ऐड कर लेंगे और ये जो सम आएगा उसको इस अमाउंट से, इस यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो हमें कितने यूनिट का कंजम्पशन है ये हम न्यूमेरिकल में भी देखेंगे, पता चल जाएगा। जैसे यहां पर हमने आपको दिखाया कि 100 वॉट इंटू 10, इस सब को ऐड करने के बाद ये से दिस इज टोटल ऑफ
यहां से तो ये हो रहा है 1 किलोवाट प्लस 1 किलोवाट आवर प्लस 2 किलोवाट आवर प्लस 1.5 किलोवाट आवर। इसे यदि हम ऐड कर दें तो 2 + 1 3 + 1 4.5 किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड बाय 30। तो इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 × 3 दैट इज 135। ये हो गया। कहने का मतलब 135 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम बाय दैट पर्सन इन अ मंथ। अब 135 के जो भी चार्जेज हैं वो आपको पे करने होंगे। तो लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन अ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पेरिफेरी। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।